हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में हम पढ़ चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से कार्य करता है, उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती है। जैसे संविधान का वो रक्षक होता है, ये बात हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और किस रूप में वो भारतीय नागरिकों को भी बहुत अधिक प्रोटेक्शन देता है। संसद की कार्यवाहियों को और कार्यपालिका की कार्यवाहियों को भी नियंत्रित करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है या सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यविधि है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में हम आगे एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में हम न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, गठन हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय का कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है और किस रूप में वो कार्य करते हैं और कितने एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उनकी उन्मुक्तियाँ क्या होती है, उनके वेतन और भत्ते के किस प्रकार से होते हैं, ये सारी बातें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय किन किन क्षेत्रों में कार्यवाही कर सकता है। तो कार्यवाही करने के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे सिंपल सा चार्ट बनाया है और उस चार्ट के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो इजी करने के लिए हम इसको समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी बातें आती है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, इसे हम देखेंगे। तो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का पहला पॉइंट है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि जिसको केवल सर्वोच्च न्यायालय ही जिस मसले को या जिस मामले को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही एकमेव वो क्षेत्राधिकार में आता है कि उन विवादों का निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसका संबंध राज्यों की सीमा विवादों को लेकर जो उत्पन्न हो जाते हैं विवाद, उनसे संबंधित है कि 2 राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में क्षेत्र विशेष को लेकर या किसी भी सीमा विवाद को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उन विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उस मामले को यूटिलाइज करता है। उसके बाद में आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपील का अर्थ क्या होता है कि हम संविधान के रूप में सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, उनके 4 पॉइंट है। पहला है संवैधानिक, कि संविधान से संबंधित कोई बात हो। दीवानी की ऐसी कोई व्यवस्था जो दीवानी अपराधों से संबंधित है, कुछ है फौजदारी और कुछ है विशिष्ट। इन चारों के माध्यम से हम अपीलीय क्षेत्राधिकार में अपील कर सकते हैं। और तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, जिसमें 2 मुख्य पॉइंट है। पहला है अभिलेख न्यायालय और दूसरा है मौलिक अधिकारों का अभिरक्षण। तो इस रूप में हम देखते हैं, उन्हें इस चीज को पक्का कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। सारी की सारी जो हमारी वीडियोस हैं आप सब लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसे पूछ भी रहे हैं। बेहतर लगता है, खुशी होती है कि जब एक शिक्षक की शिक्षा का रिस्पॉन्स उसके स्टूडेंट्स देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखिए कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो हम दोबारा से याद करने के लिए पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है
अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो अब हम बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को शुरू करते हैं और इसका फर्स्ट पॉइंट प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार क्या है। एक या एक से अधिक राज्यों में विवाद हो तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद जो किसी वैध अधिकारी का अस्तित्व या विस्तार पर निर्भर हो तो इस कार्यवाही को भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाता है। और तीसरी बात है, भारत सरकार या राज्य या कई राज्यों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही उस मामले को सॉल्व किया जाता है और इस पर केवल सर्वोच्च न्यायालय का ही अधिकार होता है। दुर्गादास बसु ने कहा है, यद्यपि हमारा संविधान एक संधि या समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी संघ तथा राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का विभाजन किया गया है। अतः अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों व राज्यों के बीच न्यायिक विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही सौंपता है। तो यदि किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं राज्यों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो रहा हो, चाहे वो भारत सरकार की किसी नियमों की बात हो, चाहे से संवर्ती सूची की जब हम बात करते हैं तो हमें ज्ञात है कि सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो शक्तियों के बंटवारे को जब हम सूची देखते हैं तो पहली सूची है केंद्र सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है संवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में वे सारे विषय हैं जिनका संबंध केवल केंद्र के पास ही है और उसका संबंध सारे विषयों का संबंध पूरे भारत से होता है। और दूसरी जो सूची है राज्य सूची में वे विषय हैं जिनका संबंध केवल राज्य विशेष से होता है और इसका के ऊपर कानून बनाने का अधिकार भी संबंधित राज्य को ही होता है। और तीसरी सूची जिसका नाम है संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची के अंतर्गत वो सारे विषय होते हैं जिनका संबंध केंद्र और राज्य दोनों से होता है। तो दोनों के ऊपर यदि कहीं केंद्र और राज्य के बीच में टकराव है, किसी समझौते या निर्णय को लेने में कहीं ना कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तो उन सारे विवादों का जो निर्णायक है वो एक में सर्वोच्च न्यायालय ही है। तो सर्वोच्च न्यायालय ही तय करता है, उन सारे डिसीजन को वही देता है और उसे ही हम बोलते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। दूसरा पॉइंट है संवर्ती क्षेत्राधिकार कि क्या होता है संवर्ती क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत राज्यों के केवल सीमा विवादों को ही निपटाया जाता है और संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की सहायता ली जाती है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 92(1) द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। तो इस प्रकार से संवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अभी मैंने बताया था कुछ जो सूची है हमारी तीसरी सूची जिसका नाम है संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची के अंतर्गत यदि कोई कार्य ऐसा हो गया है, कोई विषय ऐसा है जिसे राज्य ने कानून बना दिए हैं लेकिन केंद्र उससे सहमत नहीं है, क्योंकि संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का ही पूरा अधिकार होता है। तो संवर्ती सूची के विषयों में कहीं विवाद, कहीं टकराव उत्पन्न हो रहा है या जिसमें कानून की जो बात है वो मुख्य रूप से आ जाती है, तो ऐसे विषयों पर जब कार्यवाही होती है तो वो संवर्ती सीमा
समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास ही आती है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, नाम क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके नाम से मालूम चल रहा है हमें कि अपील करनी है। अपील, वही अपील कि कभी भी कोई कार्यवाही करने से पूर्व निर्णय यदि लेना है तो उसकी अपील करनी है नागरिकों को या राज्य के उन अधिकारियों को या उन प्रशासनिक पदाधिकारियों को जो संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्योंकि हमें ज्ञात है कि कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति से लेकर निम्न पदाधिकारी जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं वो सब श्रेणीबद्ध रूप में एक पदाधिकारी का जो पद सोपान होता है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। तो वो सब बातें अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त करता है। प्राप्त है उसे ये अधिकार, और ये 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, संवैधानिक। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि सर्वोच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का सार में प्रश्न अंतर्निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी अपील को अनुमति प्रदान कर सकता है यदि उसको यह विश्वास हो जाए कि उस विषय में संविधान का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। तो उसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय अंतिम संरक्षक और व्याख्याकर्ता बन जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि संविधान का अनुच्छेद 132 क्या प्रमाणित करता है कि यदि उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है या उसमें ऐसा कोई सार में प्रश्न अंतर्निहित है जो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जा रहा है, तो अनुच्छेद 132 इजाजत देता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध व्यक्ति अपील कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसका डिसीजन दे सकता है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि अनुच्छेद 136 के अनुसार ये निर्णय दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय कोई निर्णय दे चुका है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई कानून से संबंधित सार में प्रश्न निहित है तो सर्वोच्च न्यायालय उस निर्णय को खारिज कर सकता है और दूसरा जो निर्णय है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है उसको मान सकता है, उसे ही माना जाएगा। यदि उच्च न्यायालय के विरुद्ध में जाने की कोई कार्यवाही जो संविधान के अंतर्गत आती है तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उसकी सीधी अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। दूसरा है दीवानी। दीवानी का ये होता है कि 30वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 के अंतर्गत उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि विवाद में कानून की व्यवस्था से संबंधित कोई सारभूत प्रश्न अंतर्निहित है तो फिर विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपील के लिए अभिष्ट हो जाता है। ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि यदि दीवानी के बाद अब हम पढ़ेंगे फौजदारी कि किस प्रकार से फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। तो फौजदारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न परिस्थितियों में ही की जा सकती है और वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं। पहली परिस्थिति है यदि
उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्यु दंड दे दिया हो। दूसरी बात है, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राण दंड दिया हो। और तीसरा है, उच्च न्यायालय अगर यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार करने योग्य है तो अपील की जा सकती है। तो पहली बात तो ये है कि उच्च न्यायालय में अपील कब की जा सकती है फौजदारी में, कि जब यह तय हो जाए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी जो अपराध किया है किसी व्यक्ति विशेष ने और उसे उच्च न्यायालय ने प्राण दंड दे दिया है, तो वो व्यक्ति फौजदारी मामले का अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। दूसरी बात है विशिष्ट कार्यवाही, कि यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय होता है और उस अधीनस्थ न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय ने भी, व्यक्ति ने उस अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से वो संतुष्ट नहीं है, अब उसने उच्च न्यायालय में अपनी गुहार लगाई है और उस बात में उच्च न्यायालय ने उसे फिर से प्राण दंड दे दिया हो और व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तब फिर तीसरी बात वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और तीसरी बात विशिष्ट रूप से इस बात की जानकारी के लिए दी जाती है कि यदि किसी भी न्यायालय ने ये प्रमाणित कर दिया कि ये जो विषय है वो सर्वोच्च न्यायालय के ही से संबंधित है, कि सर्वोच्च न्यायालय ही उस पर कार्यवाही कर सकता है, तब वो तीनों की तीनों अवस्थाओं में या तीनों विशिष्ट परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चौथा है विशिष्ट। तो किस रूप में विशिष्ट में कार्यवाहियां होती हैं? तो उपरोक्त न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उसमें आवश्यक हो जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 132, 134 में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः अनुच्छेद 136 के द्वारा साधारण कानून से निम्न विशिष्ट अपील अधिकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए हैं। इसके द्वारा भारत राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी विशिष्ट विज्ञप्ति, नियम, निर्धारण, दंड या आदेश की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद यह है कि सैनिक न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के सभी पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय देने का भी अधिकार प्राप्त है। कि यदि इन तीनों से संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी और के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विशिष्ट होती हैं जिन पे सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णय दे सकता है, तो ऐसे समय में वो जो छूट जाती हैं चीजें वो सब विशिष्ट के अंतर्गत आती हैं। तो यदि हम उदाहरण के रूप में देखें कि यदि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय यदि कोई ऐसा दाव पेच अटक जाता है जिसका निर्णय लेना कुछ दुविधापूर्ण होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस विशिष्ट कार्यवाहियों को सीधे अपने हाथ में लेकर कार्यवाही कर सकता है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वो अपने से निम्न किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर अपने निर्णय सुना सकता है, केवल एक शर्त पर कि वो सैनिक न्यायालय के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। इस तरीके से हमने आज दो क्षेत्राधिकार को पढ़ा, पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। इस परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम